Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. I hope you all will be in best of your health. और हमेशा की तरह मैं दुआ पढ़ूँगा रब्बे ज़िदनी इल्मा। और मेरी दुआ ज़ाहिर है आप लोगों के लिए भी है कि अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और आपको इस इल्म को इंसानियत के फ़ायदे में इस्तेमाल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। कब? पूरी ज़िंदगी। राइट। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे दैट इज़ बेसिकली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। राइट। और अगर मैं आपकी बुक के पैराए में रहते हुए आपसे बात करूं तो सिंपल सी बात यह है कि हमारी बॉडी में दो सर्कुलेटरी सिस्टम पैरेलल रन कर रहे हैं। राइट। वो सिस्टम कौन कौन से हैं और वो कैसे काम करते हैं उसके लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड पे। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय फ्यूचर डॉक्टर्स, जैसे मैंने आपसे बोला कि हम ज़ाहिर है बहुत सी बातें कर सकते हैं इस ग्रेट लिक्विड टिश्यू के बारे में दैट इज़ कॉल्ड एज ऑफ कोर्स द ब्लड एंड द लिम्फ। लेकिन हम यहाँ पे वही बात है कि आपकी बुक के अंदर रहते हुए सारी बातें आप लोगों से करेंगे। तो आपकी बुक में लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स के ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन के लिए चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दो सिस्टम प्रेजेंट है। राइट। उनमें से पहले सिस्टम का नाम क्या है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। राइट। और अगर आप लोग इस पर्टिकुलर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करो तो इसके आप लोगों के पास कितने कंपोनेंट्स हैं? लुक एट दिस। नंबर वन इज ब्लड, नंबर टू इज द ग्रेट पंपिंग ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज हार्ट, एंड देन वी हैव द ब्लड वेसल्स। यू नो वेरी वेल, बिल्कुल पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग। आर्टरीज हैं, वेन्स हैं मेरे पास, और फिर फाइनली क्या है मेरे पास? कैपिलरीज। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो बना रही हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं किसको? मेरे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को। लेकिन इस सिस्टम के पैरेलल एक और सिस्टम भी मेरी बॉडी में प्रेजेंट है और उस पर्टिकुलर सिस्टम का नाम क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, क्या नाम है उसका? लिम्फेटिक सिस्टम। और इस पर्टिकुलर लिम्फेटिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप लोगों के पास क्या क्या शामिल हैं? डिफरेंट किस्म के lymphoid organs, lymph channels, राइट, और lymph tracts बोल सकते हैं आप लोगों ने, और फाइनली द lymph। तो ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली आप लोगों की बॉडी में प्रेजेंट हैं और चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने या प्योरीफाई करने के काम आ रही हैं। अब हम स्ट्रेट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट हम बात शुरू करते हैं अपने पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और एज पर रिक्वायरमेंट हम सबसे पहले राइट ऑन टारगेट मूव कर रहे हैं अपनी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में से पहले कंपोनेंट पे जिसका नाम क्या है? ब्लड। लुक एट दिस, हम यही से अपने टॉपिक का आगाज कर रहे हैं। दिस इज अ ब्लड, और इस पर्टिकुलर ब्लड के अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये ओनली लिक्विड टिश्यू है आप लोगों की बॉडी में। इसके बारे में बातें यहाँ लिख रहे हैं। नंबर वन, ओनली लिक्विड टिश्यू। राइट। और दूसरी बात ये है कि ये आप लोगों की बॉडी के वेट का 1/12 होता है। ठीक है, ये आप लोगों की बुक में लिखा है। लेकिन जब हमने डिफरेंट किस्म की एडवांस बायोलॉजी की बुक्स को स्टडी किया या हम लोगों ने डिफरेंट फिजियोलॉजी की एनाटॉमी की बुक्स में स्टडी किया तो मुझे पता चला कि ये बेसिकली आप लोगों के बॉडी का सिर्फ 7 to 8% होता है। मोस्ट ऑफ द बुक्स लिखती हैं इसको 7 to 8% ऑफ द बॉडी। और नेक्स्ट इज कि जो हमारा ब्लड है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपने ये याद रखना है कि ये दो किस्म की चीज़ों के मिलने से बना हुआ है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज लिक्विड फ्रैक्शन एंड अदर वन इज कॉल्ड एज सेलुलर फ्रैक्शन। और जब मैं सेलुलर फ्रैक्शन की बात करूंगा तो ये सेल्स भी हो सकते हैं या सेल लाइक स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें देखें तो सेल्स क्या हो सकते हैं? नंबर वन RBCs, राइट। नंबर टू क्या हो सकते हैं आप लोगों के पास? यस, WBCs। तो ये तो दोनों प्रॉपर हमारे पास सेल्स हैं। लेकिन जो थर्ड फ्रैक्शन जिसके बारे में अभी 2 साल पहले हमारे पंजाब में एक ब्लड बॉर्न डिसऑर्डर आया, दैट वाज अ वायरल डिसऑर्डर और नाम था उसका डेंगू। तो उस पर्टिकुलर डेंगू फीवर में
जो चीज़ सबसे ज़्यादा कम होती थी उसका नाम क्या था मेरे पास, प्लेटलेट्स। तो ये जो मेरे पास प्लेटलेट्स हैं ये प्रॉपर सेल्स नहीं हैं, इसलिए हम लोगों ने ये वाली कैप्शन यहाँ पे ऐड की है कि दीज आर बेसिकली सेल लाइक स्ट्रक्चर्स प्लेटलेट्स, राइट। तो ये हो गई मेरे पास दो बातें। अब हम देखना ये है हमने कि अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ों को एक दूसरे से सेपरेट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लुक एट दिस, मुझे लेनी पड़ेगी स्टूडेंट्स एक टेस्ट ट्यूब, राइट। और उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में मैं फर्ज कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 15 ml। उस 15 ml में से मैंने 10 ml ब्लड आप लोगों का निकाला और उसे इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, राइट। इस टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया एक एंटीकोएगुलेंट। इससे बाद मेरे पास ये होती है कि एक ऐसा फैक्टर जो ब्लड को जमने नहीं देता, एंटीकोएगुलेंट। कैन एनीबॉडी नेम, राइट, एक्सेलेंट। इसके दो आंसर है मेरे पास भाई, या तो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ हेपारिन, दैट इज अ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट, और या फिर मैं इसमें डाल सकता हूँ EDTA, इसे हम एट्टा भी बोलते हैं, EDTA। आप इनमें से कोई भी चीज़ डालेंगे तो ब्लड नहीं जमेगा। ये दो चीज़ें ऐड करने के बाद आप ब्लड को शेक करेंगे और शेक करने के बाद आप इसको एक डिवाइस में रखेंगे एंड दैट वेरी डिवाइस इज कॉल्ड एज व्हाट, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। और ये जो मेरे पास सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है ये रिवॉल्व करेगी एट अ हायर स्पीड और उसके रिजल्ट में आप देखेंगे कि जितने भी सेल्स हैं दे विल सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाएंगे, राइट। कहाँ बैठ जाएंगे, सेटल डाउन, दे नीचे बैठ जाएंगे, समथिंग लाइक इट, नीचे बैठ गए। और ये ऊपर जो एरिया था वो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, समथिंग लाइक इट। जब मैंने इस पर्टिकुलर ट्यूब की लेंथ को मेजर किया तो मुझे ये पता चला कि इस पर्टिकुलर ट्यूब में से जो 45% एरिया है वो सेल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है और जो रिमेनिंग 55% एरिया है इट इज ऑक्यूपाइड बाय द लिक्विड फ्रैक्शन। तो यही बात मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि जो प्लाज्मा है इट इज कॉल्ड एज अ लिक्विड फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट इज अबाउट 55% ऑफ द टोटल ब्लड, 55% ऑफ टोटल ब्लड। आपको समझ आई कि मैंने ये कैसे लिखा, मैंने ब्लड लिया, ब्लड में हेपारिन ऐड किया, ऐड करने के बाद उस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में स्पिन किया, तो स्पिन करने के बाद 10 ml में से 4.5 ml was occupied by the cells and 5.5 ml was occupied by the liquid fraction of the blood। और वो जो 5.5 ml है it is equivalent to 55% and this 4.5 ml is equal to what, 45%। so this particular fraction that is called as cell, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, it was equivalent to how much, 45%। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई कि हम बेसिकली परसेंटेज कैसे फाइंड कर रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड की नहीं, प्लाज्मा की। कौन सा प्लाज्मा, जो इस पर्टिकुलर सेल के ऊपर आया था और उसकी वैल्यू कितनी थी, 55%। उस 55% को अगर मैं फर्दर डिवाइड करूँ तो मुझे पता चलेगा कि ये बेसिकली दो चीज़ों के मिलने से बना हुआ, इट इज़ अ मिक्सचर, राइट। और ये मिक्सचर किस चीज़ का है, वाटर का। और वाटर कितने परसेंट होता है, एक्सेलेंट, 90%। हमारे प्लाज्मा का, ब्लड का नहीं, हमारे प्लाज्मा का 90% वाटर है। और आपको पता है अगर मैंने मिक्सचर बनाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सॉल्ट में सॉल्यूट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो सॉल्यूट्स जो मेरे पास हैं वो कितनी हैं, 10%। सिर्फ मेरे पास 10% सॉल्यूट्स हैं और बाकी जो 90% है वो क्या है, वाटर, राइट। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर मिक्सचर का कलर देखें तो इट्स कलर इज पेल येलो, इट्स कलर इज व्हाट, पेल येलो, राइट। इसके अंदर मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, इस मिक्सचर को पेल येलो बनाने वाली मेरे पास बहुत सी चीजें हैं, जिनमें से जिसको मैं नाम लिखा हुआ है सॉल्यूट नंबर 1, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉरी, क्या, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, प्लस आयंस कैन बी देयर एज वेल, यहाँ पे आयंस भी शामिल हो सकते हैं। एंड देन ऑन नंबर 2 वी हैव गॉट व्हाट, प्लाज्मा प्रोटीन्स, हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स हो सकती हैं। देन ऑन नंबर 3 वी हैव व्हाट,
organic nutrients. Organic nutrients. And then at number 4, can anybody guess what is there? NWPs. NWPs stands for nitrogenous waste products. N for nitrogenous, W for waste, and PS for products. And at number 5, we have hormones. And then at number 6, we have nothing other than gases. तो इन सारी की सारी चीज़ों को अब हम डिटेल से पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने के लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड. Look at this. We have already mentioned these are the solutes. और solute की हमारे पास टोटल कितनी टाइप्स थी? 6. जिसमें जो सबसे पहली टाइप थी it was what? Inorganic minerals, salts and ions. ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ yes टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं? नंबर 1 is minerals, right? And then नंबर 2 is the salts हो सकते हैं मेरे पास डिफरेंट किस्म के, और ये सॉल्ट्स फिर आयोनाइज्ड फॉर्म में जब होंगे. अब ये जो आयंस हैं, मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, राइट, वो मेरे इस पर्टिकुलर प्लाज्मा में कितने % होते हैं? तो आंसर इज 0.9%. याद रखिएगा कि हम 10% को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिकॉज कि 90% तो वाटर था. उस 10% का 0.9% मेरे पास क्या है? मिनरल, सॉल्ट्स एंड आयंस, राइट. अब इसमें देखना ये है कि इस मिनरल, सॉल्ट और आयन में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ NaCl. इट इज इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाएं आप लोग, ये इंपॉर्टेंट बात है. तो 2/3 यानी कि इस 0.9% का 2/3 ऑफ 0.9% इज NaCl. तो मेजर फ्रैक्शन 2/3 यानी कि अगर मैं एक पिज़्ज़े के 3 हिस्से करूं तो 2 हिस्से NaCl के हैं और 1 हिस्सा बाकी सारे मिनरल्स, आयन, सॉल्ट का है. तो इसका मतलब है कि बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा है हमारा टेबल सॉल्ट जो हम खाने में ले रहे होते हैं, राइट. एंड देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन सारी की सारी चीज़ों की, चाहे वो मेरे पास सोडियम है, क्लोराइड आयंस हैं, कैल्शियम है, पोटासियम है, मेरे सेल्स के अंदर मेरे पास फिर आयरन है, जिंक है, ये सारी की सारी चीज़ें, ऑल ऑफ देम दे आर वेरी वेरी वाइटल. ये सारी की सारी बहुत वाइटल है, इनकी कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर स्टूडेंट्स बात को साथ गौर से सुने, जो आपकी बुक में लिखा है और मैं इसको जाहिर है बहुत फोकस करके आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि अगर इन सब मिनरल्स एंड आयन की ओवरऑल कंपोजिशन 0.9% ही बन रही हो, मीन्स जितनी होनी चाहिए उतनी ही बन रही हो, लेकिन अगर उसमें से किसी एक की कंपोजिशन से मैं बात कर रहा हूँ कि 2/3 होनी चाहिए थी NaCl की, ये हो जाए 2/3 की बजाय 2.5 ऑफ द थर्ड, राइट, या ये हो जाए मेरे पास कम हो जाए और कम हो जाए, या ज़्यादा हो जाए या और ज़्यादा हो जाए, तो इन सारे केसेस में डेफिनेटली मेरे ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस क्या होगी? चेंज हो जाएगी. इस पर्टिकुलर शिफ्ट का रिजल्ट क्या होगा? मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ओवरऑल इन सबकी कंपोजिशन वही है जो होनी चाहिए थी 0.9%, लेकिन इनमें से किसी एक मिनरल आयन की कंपोजिशन क्या हो गई? शिफ्ट कर गई, अपनी नॉर्मल पोजीशन से कम हो गई या ज्यादा हो गई. तो फिर क्या होगा? डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर शिफ्ट विल प्रोड्यूस अ chaos इन द बॉडी. आपको पता है chaos क्या होता है? बॉडी में तूफान बर्पा कर देगी. आप लोगों की बॉडी में होने वाले जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनका सारे का सारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और आप लोगों की बॉडी में होने वाले रिएक्शंस जो शायद राइट पे जाना चाहिए थे वो लेफ्ट पे शुरू हो जाएंगे, और लेफ्ट पे राइट पे शुरू हो जाएंगे. तो इस तरीके से आप लोगों की बॉडी में chaos क्रिएट हो जाएगा, राइट. रोल क्या है इन सारी की सारी चीज़ों को? तो बॉडी में डिफरेंट, कहीं आपको पता है कि कहीं इनका रोल होता है एज अ ब्रिज, कहीं ये काम करे होते हैं एज अ कोएंजाइम, कहीं काम करे होते हैं एज अ कोफैक्टर, कहीं कोएंजाइम इफ इट इज ऑर्गेनिक. तो लेकिन इन सारी बातों के अलावा इनका खास तौर पे आयंस का जो रोल है मेरी बॉडी में वो ये कि ये मेंटेन करता है pH ऑफ द बॉडी, राइट. कैसे? अगर आप लोग अपने ब्लड की नॉर्मल pH देखें तो नॉर्मल pH ऑफ द ब्लड इज
द ब्लड इज 7.4। इसका मतलब ये है कि इट इज स्लाइटली एसिडिक, इट इज स्लाइटली बेसिक, राइट। आपको पता है कि अगर हमारी pH एग्जैक्ट 7 हो तो हम बोलते हैं न्यूट्रल है, और अगर 7 से कम हो तो हम बोलते हैं एसिडिक है, और अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाए 7 से तो हम इसे क्या बोलते हैं, बेसिक, तो स्लाइटली बेसिक है, राइट। इस pH को मेंटेन करने की एबिलिटी क्या कहलाती है, बफरिंग। तो ये बेसिकली हमारे ब्लड को बहुत एक्सेलेंट बफर बनाती है, और हमारे ब्लड में this particular mixture is basically resisting any change in the pH of the blood, hence act as a buffering agent, right? Now we want to move to the next you can say topic, and that is the second solute, and second solute is nothing other than what, plasma proteins. देखिए, मैं इस वक्त उन प्रोटीन्स की बात नहीं कर रहा हूं जो मेरे सेल्स में प्रेजेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मेरे ब्लड में डिसॉल्व्ड हैं, राइट। और अगर आप लोग इनकी परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज कितनी है मेरे पास स्टूडेंट्स, 729%, 729% क्या हम कोई एग्जांपल्स पेश कर सकते हैं उन प्रोटीन्स की कि जो मेरे प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड है? तो आंसर इज यस, वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। और उसमें एग्जांपल में मेरे पास क्या आ जाएंगी, नंबर 1 इम्यूनोग्लोबिन्स, राइट। आपको ने डेफिनेटली नाम सुन रखा होगा इम्यूनिटी क्या होता है, दिफाई निज़ाम, डिफेंस सिस्टम्स। ये ऐसी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, आपने चैप्टर नंबर 2 में प्रोटीन्स की 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक का नाम क्या था, फाइब्रस प्रोटीन, एक का नाम क्या था, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन है, एंड दे आर बेसिकली डिफेंडिंग योर बॉडी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज व्हाट, इम्यूनोग्लोबिन्स, राइट। फिर उसके अलावा हमारे पास कौन सी प्रोटीन आती हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। फिर इसके अलावा हमारे पास एक और बड़ी अहम प्रोटीन मेरे ब्लड में घूम फिर रही होती है, जिसे मैं क्या नाम देता हूं, एंटीबॉडीज का। अब सवाल ये है कि एंटीबॉडी कब बनेगी? हमारी बॉडी अपनी डिफेंस में एक फोर्स जनरेट करती है प्रोटीन्स की, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। लेकिन ये फोर्स जनरेट कब होगी, जब मेरी बॉडी किसी फॉरेन फोर्स का सामना करेगी, और वो वाली फॉरेन फोर्स, फॉरेन मीन बाहर से आने वाली, वो वाली फॉरेन फोर्स जिसको देख के मेरी बॉडी भी एक डिफेंस सिस्टम बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज एंटीजन। तो एंटीबॉडी तब प्रोड्यूस होगी जब एक जिन जैसी आंटी क्या होंगी, हमारे सामने आके खड़ी हो जाएंगी। ये मैंने जस्ट मजाक से बात करी ताकि आपको बात याद रहे, हालांकि आपको पता है कि आंटी तो जिन हो ही नहीं सकती, राइट। सो दिस पर्टिकुलर प्रोटीन जिसको देखकर मेरी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज एंटीजन, राइट। अब हम चलते हैं कि ये वाली प्रोटीन कहाँ बनती है, ये प्रोटीन कहाँ बनती है, ये प्रोटीन कहाँ बनती है और कैसे मूव करती है। तो आंसर ये है कि अगर मैं इनकी सिंथेसिस को चेक करूं तो सारी की सारी प्रोटीन्स का मैन्युफैक्चरर कौन है, लिवर। सो वी कैन राइट कि इट इज सिंथेसाइज्ड बाय लिवर, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय व्हाट, लिवर। इसको लिवर बनाता है। लिवर उसको बनाने के बाद क्या करेगा, उसको एक्सपोर्ट कर देगा। जाहिर है बना के, भाई मिसाल के तौर पर मैं कोई चीज़ अपनी फैक्ट्री में बनाऊं तो उस फैक्ट्री में थोड़ी रख के बैठूंगा, मैं उसको उसके एंड यूजर तक पहुंचाऊंगा। तो फिर ये सिंथेसाइज करती है लिवर को, और उसके बाद हम इसे चाहे लिम्फ में छोड़ दें या किसी प्लाज्मा में छोड़ दें, दोनों एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर मैं एंटीबॉडी की बात करूं तो उसको सिंथेसाइज करने के लिए मेरे पास स्पेसिफिक किस्म के WBCs प्रेजेंट होते हैं, राइट। वो बनाते हैं क्या, एंटीजन, और इसको भी कहाँ छोड़ देंगे, ज़ाहिर है इधर ब्लड प्लाज्मा में और किसी टिश्यू में और लिम्फ में, राइट। तो ये है रोल ऑफ दीज प्रोटीन्स इन द बॉडी। फिर अगर मैं रोल की बात करूं तो जैसे मैंने बोला कि इसके डिफरेंट रोल हो सकते हैं, कि बहुत सी प्रोटीन एज अ कैटलिस्ट काम करती हैं। अगर आपने ग्रेड 9 में ये टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता है कि मेरे पास थ्रोम्बिन प्रोटीन को बनाने के लिए एक कैटालिटिक प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। तो बहुत सी जगहों पर ये एक कैटालिटिक फैक्टर के तौर पे काम करती है, और ये किसी दूसरी प्रोटीन को बनाने के लिए कैटलिस्ट का काम कर रही होती है। जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनवाने में इस्तेमाल होगी, तो ये क्या कहलाएगी, कैसे काम करेगी, एज अ कैटलिस्ट। फिजिकली भी आपको पता है कि अगर ये आप लोगों की बाजू पे खुदा न खास्ता कट लग गया है,
इतना बड़ा कट डेफिनेट नहीं होता, सब इसको मैंने मैग्नीफाई कर लिया है। तो इस पर्टिकुलर कट को अगर मैं सील करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इन्वेडर्स समथिंग लाइक वायरसेस और बैक्टीरिया से अपने आपको सेव करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इस पर्टिकुलर ब्लड कैपिलरी को भी जो बर्स्ट हो गया बंद करना है। तो इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे फिजिकली क्या आती हैं, प्रोटीन्स आती हैं जो एक नेटवर्क बना लेती हैं ओवर दिस पर्टिकुलर वुंड, और इस पर्टिकुलर चीज़ को हम बहुत से लोग जो होते हैं खुरंड बोलते हैं, बहुत से लोग इसे क्रीन बोलते हैं, बहुत से इंग्लिश मीडियम के लोग इसे स्कार बोलते हैं। तो वो जो चीज़ रेड ब्लैक से कलर की हमारे ज़ख्म के ऊपर जम जाती है वो फिजिकल प्रोटीन्स होती है, जिन्हें हम नाम कह देते हैं फाइब्रिन। तो ये फाइब्रिन की बनी हुई प्रोटीन्स होती है। तो बहुत जगहों पे हमारी प्रोटीन्स फिजिकली मीन्स खुद से आके भी काम कर रही होती है, राइट। एंड देन यू नो वेरी वेल, इफ वी वांट टू डिफेंड आवर बॉडी तो वी हैव टू हैव नथिंग अदर देन व्हाट इम्यूनोग्लोबिन्स। और इसकी की सारी डिटेल्स, ये कब बनती हैं, किस तरह से होती हैं, इनको हम इम्यून सिस्टम में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन देयर रोल इज़ डेफिनेटली टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेडर्स। और अगर मैं इन्वेडर्स की आपके सामने लिस्ट रखूँ तो यू नो वेरी वेल के इन्वेडर्स में बी द बैक्टीरिया, राइट, एंड इन्वेडर्स में बी द वायरसेस, और इन्वेडर में बी the other foreign proteins. For example, अगर आप लोगों का ब्लड A है तो आप में एंटीजन A है, और अगर मैं आप लोगों की बॉडी में एंटीजन B लगा दूं तो वो प्रोटीन क्या कहलाएगी, एक फॉरेन प्रोटीन। तो आप लोगों की बॉडी को उस फॉरेन प्रोटीन के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड करने की सलाहियत का मालिक होना चाहिए, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कोई मुश्किल बात आप लोगों के लिए नहीं है, यानी कि ये मेरे ब्लड के क्या हैं, रॉ मटेरियल्स। यानी कि आप लोगों की ज़िंदगी के प्रोसेसेस को चलाए रखने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है दैट इज़ न्यूट्रिएंट। फॉर एग्जांपल, आप लोगों की कार को स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है। आप लोगों की बॉडी में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो एनर्जी बन रही है, जो लाइफ प्रोसेसेस ऑन गोइंग हो रही हैं, डेफिनेटली उसके लिए हमें खाने पीने की ज़रूरत है। तो उनमें से एक ह्यूज फ्रैक्शन कहाँ से आ रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से आ रहे हैं। आए उनकी लिस्ट बनाते हैं। नंबर 1 इज़, पढ़े लिखे बच्चे आपको मुझे पता है बिल्कुल ज़रूरत है ये बात बताने, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बहुत डिटेल से हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो उसमें सबसे पहले लिख रहे हैं व्हाट, मोनोसैकेराइड्स। और आपको पता है कि मोनोसैकेराइड ही वो चीज़ है कि जो हमारे ब्लड में गर्दिश कर सकती है, बिकॉज कि यही डाइजेस्ट होती है और यही एब्जॉर्ब होती है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल मेरे पास क्या है, ग्लूकोज, और यू नो वेरी वेल कि इट कैन बी द फ्रुक्टोज, और इट कैन बी व्हाट, गैलेक्टोज। आपको याद आया मैंने आपसे GFG के बारे में चैप्टर नंबर 2 में बोला था कि GFG ये वही ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, राइट। फिर नंबर 2 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स मेरे पास, क्या, फैट्स। ये वही सीक्वेंस है जो हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ रखा है, राइट। और अगर मैं फैट्स की बात करूं तो फैट्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक किस्म के फैट्स को हम बोलते हैं LDL। LDL स्टैंड्स फॉर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, राइट। अब ये वाली जो मेरे पास प्रोटीन्स हैं इन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, बैड फैट्स। इन्हें क्या नाम देते हैं, बैड फैट्स, क्योंकि ये मेरे ब्लड में से बाहर नहीं निकलती और ये मेरे हार्ट अटैक का सबब बन सकती हैं। और दूसरी किस्म की प्रोटीन्स को हम बोलते हैं HDL। HDL स्टैंड्स फॉर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और हम इन्हें क्या बोलते हैं, गुड फैट्स, ठीक है। और इसके अलावा जो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे फैट्स के तौर पे नज़र आ सकती है वो क्या है, लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स, या फॉर एग्जांपल जब आप मैंने को बताया था कि आप ब्रेन खा रहे होते हैं किसी गाय वगैरह का, या तो फिर आप लोगों को क्या मिलते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। तो ये सारी की जो सारी चीज़ें हैं दे आर बेसिकली वी शुड बी अम्ब्रेला इट अंडर द हेडिंग ऑफ व्हाट, फैट्स। फिर उसके बाद आ जाती है स्टूडेंट्स मेरे पास क्या, प्रोटीन्स। और आपको पता है कि प्रोटीन्स मेरे ब्लड में न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती। न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोटीन जो चीज़ मेरे ब्लड में सर्कुलेट कर रही है दैट इज़ बेसिकली मोनोमर। मोनो मीन्स 1, मर मीन यूनिट। तो मेरी मोनोमर ऑफ द प्रोटीन व्हाट, अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स दैट इज व्हाट, अमाइनो एसिड। तो ये भी आप लोगों को इस पर्टिकुलर ब्लड में घूमते हुए नजर आ सकते हैं।
इसके अलावा हमें क्या नज़र आ सकता है स्टूडेंट्स, एनी गैस? तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि सर आपने तो 1 2 के बाद डायरेक्टली 5 लिख दिया है और आपने 3 और 4 तो लिखा ही नहीं है, राइट? तो आपको मैंने बोल दिया है स्टूडेंट्स कि इसमें जो नंबर 3 है वो बेसिकली क्या है, लिपोप्रोटीन्स, और जो नंबर 4 है वो बेसिकली क्या है, फॉस्फोलिपिड्स, और 5 जो टाइप आपकी बुक में लिखी हुई है दैट इज कॉल्ड एज ऑफ कोर्स अमीनो एसिड और प्रोटीन्स, और जो नंबर 6 पे चीज़ आती है दैट इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और आपको ये वाली बात भी पता है कि लैक्टिक एसिड, एनीबॉडी कैन गेस, किस चैप्टर में पढ़ा था? एक्सेलेंट, बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ा था, ठीक है, कि जब आप लोगों की बॉडी क्या करेगी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो पहला स्टेप क्या था कि आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दो इनटू व्हाट, पायरुविक एसिड। ये तो सारे ऑर्गेनिज्म में हुआ था, याद है ना, कि हम ग्लूकोज को जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो ये ब्रेकडाउन क्या कहलाती है? एक्सेलेंट, ग्लाइकोलाइसिस। बिल्कुल ठीक है, इसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन ये वाले प्रोसेस से आगे आप लोगों के मसल्स में, मैं मसल्स की बात कर रहा हूं, आप लोगों के मसल्स में अगर कंडीशंस हो गई एनएरोबिक, जिसके लिए टर्म आपने पढ़ रखी है ऑक्सीजन डेट, जब कंडीशन होगी ऑक्सीजन डेट की, तो उस वाले केस में आप लोगों के मसल्स क्या बनाएंगे? लैक्टिक एसिड। आपको याद है कि लैक्टिक एसिड वाज बेसिकली एरर सिग्नल, और ये बता रहा था कि अगर आप इससे ज़्यादा काम करेंगे तो आपके मसल्स किसी डैमेज का शिकार हो सकते हैं, और इसे हमने नाम क्या दिया था? खलियाँ पड़ जाती हैं। सो लैक्टिक एसिड इज़ अ बेसिक कॉज ऑफ व्हाट? मसल फटीग। तो ये भी डेफिनेटली मेरे ब्लड के अंदर घूमता रहता है। अब हम मूव करें हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंड दैट वही नेक्स्ट पॉइंट इज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स और NWPs। NWPs ये मैंने पहले भी बोल रखा है आप लोगों के साथ। अब जो सोर्स है वो क्या है? तो आंसर ये है कि आप लोगों का हर सेल क्या कर रहा है? डेफिनेटली ग्लूकोज को ले रहा है, प्रोटीन्स को ले रहा है, फैट्स को ले रहा है, और उसको इसके डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस से गुजार रहा है। इनमें से नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? प्रोटीन। आप लोगों की बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ना तो कार्बोहाइड्रेट के खाने से प्रोड्यूस होते हैं और ना ही फैट से खाने से प्रोड्यूस होते हैं। NWPs का जो बेसिक सोर्स है वो मेरे पास क्या है? प्रोटीन। तो जब भी आप लोग गोश्त खाते हो, आप लोग प्रोटीन्स खाते हो, तो उसके रिजल्ट में डिफरेंट किस्म के नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन एक और जगह जहां से आप लोगों का NWPs आ सकते हैं दैट इज बेसिकली द ब्रेक डाउन ऑफ द DNA और RNA, ठीक है। उसके रिजल्ट में भी थोड़ी सी फ्रैक्शन में NWPs प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं, समथिंग लाइक ज़ैंथीन एंड हाइपोज़ैंथीन, क्रिएटिन एटसेट्रा, राइट। इन पर्टिकुलर चीज़ों की सिंथेसिस कहाँ हो रही है? ज़ाहिर है बॉडी सेल्स में हो रही है, बॉडी सेल्स, ठीक है। अब बॉडी सेल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ इट वाज वेरी टॉक्सिक। ये इतना टॉक्सिक था कि ये कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड मेरी बॉडी में केओस क्रिएट कर सकता था। तो लिहाजा हमने क्या किया कि जूजू ये बना, इसको फौरी तौर पे हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट कर दिया किस में? लिवर में, राइट। और लिवर ने इस मोर टॉक्सिक सब्सटेंस को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लिवर इज बेसिकली अ डिटॉक्सिफायर, ये बॉडी में जहर की मिकदार को कम करता है, लिहाजा इट इज़ अ डिटॉक्सिफाइंग एजेंट और इट इज़ अ बॉडी क्लींजर। और ये क्या करेगा? अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा किस में? यूरिया में। तो इसलिए हमारे पास ब्लड में घूमने वाली चीज़ों में से एक चीज़ नाम क्या है? अमोनिया। एक का नाम मेरे पास क्या है? यूरिया। एक का नाम मेरे पास क्या है? यूरिक एसिड, ठीक है। इन सारी की सारी चीज़ों को हमने लिवर में बनाया या सेल से उठा के लिवर में डाला, कन्वर्ट किया, और अब इसे हमने पहुंचाना है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास। और वो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज, तुम तो मेरे जिगर हो कि मेरा गुर्दा हो, राइट। हम गुर्दे की बात कर रहे हैं। जिगर तो ये काम कर दिया था कि उसने उसे लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट किया था, लेकिन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो बेसिकली क्या है? किडनीज, राइट। तो ये है हमारे पास व्हाट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस थिंग। और अगर आप साइट ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें तो डेफिनेटली नथिंग अदर देन किडनी। तो किडनीज आर बेसिकली साइट ऑफ एक्सक्रीशन। क्या होता है हार्मोन? अब हम ये पढ़ने वाले हैं। यू नो वेरी वेल, आप लोगों की बॉडी में डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड,
पसीना प्रोड्यूस करता है। लेकिन पसीने को हम बोलते हैं कि पसीना एक डक्ट के थ्रू बाहर आ रहा है, तो वो कहलाएगी एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन वो ग्लैंड के जो डक्टलेस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वो जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली हार्मोन। तो लिखते हैं कि सेक्रीज प्रोडक्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड एज हार्मोन, राइट। अब ये प्रोडक्ट लेके कौन जाता है, कौन लेकर आता है, इसे कहाँ जाना होता है, ये सारी बातें ज़ाहिर है हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। लेकिन आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसका प्रोड्यूसर ज़ाहिर है एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका कैरियर, इसको कैरी कौन करता है, तो आंसर है मेरा ब्लड, राइट। इट्स कैरियर इज ब्लड। और जहाँ जाके ये काम करता है, जहाँ ब्लड इसको छोड़ना है, दैट वेरी पॉइंट इज कॉल्ड एज द टारगेट एरिया। इस पर्टिकुलर हार्मोन को उठा के कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेट एरिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी किसकी है, ब्लड की। तो इस लिहाज से हमारे ब्लड में भी बहुत से हार्मोन्स सर्कुलेट करते रहते हैं, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द गैसेज। और आपको ये वाली बात भी पता है, आपने चैप्टर नंबर 13 में बॉडी डेसिस को पढ़ा हुआ है कि जितनी भी गैसेज हैं, खास तौर पर इनमें से ज़ाहिर हम लोग O2 की बात करेंगे। O2 को हमने लंग्स से उठाना है और हम लोगों ने इसको टिश्यूज़ तक पहुंचाना है। तो जाहिर है हमारा जो कैरियर है दैट इज़ बेसिकली व्हाट द ब्लड, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने CO2 की बात करनी है तो CO2 को मैंने सेल्स से उठाना है और उसे उठा के मेरे लंग्स तक पहुंचाना है। तो उसके लिए मुझे कैरियर की ज़रूरत थी, और वो कैरियर कौन है, ऑल द टाइम ग्रेट ब्लड, राइट। सो ये थी सारी की सारी बातें जो हमारे इस पर्टिकुलर ब्लड की कंपोजिशन के बारे में है। और हमने आज सिर्फ और सिर्फ इसके लिक्विड फ्रैक्शन को ही पढ़ा है। कल हम लोग जब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी, तो आप लोगों से हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके सेल्स के बारे में। मीन्स व्हाट आर बेसिकली RBCs, what is their number, what is their composition, what is their site of synthesis, etc. etc. We shall study the same things about WBCs and platelets as well. और फिर हम कोशिश करेंगे कि कल हम इसके फंक्शंस को भी स्टडी करें। बहरहाल नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से मुलाकात होने तक मैं चाहूँगा आप लोगों से क्या इजाज़त, और अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।